हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 41 देखेंगे और बेसिकली इस लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जहां हम ये समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। और जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम एवरेज प्राइस की बात करते हैं या प्राइस लेवल की बात करते हैं। तो हम ये भी समझेंगे कि ये प्राइस लेवल क्या होता है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इन्फ्लेशन किसी इकॉनमी के लिए अच्छा क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि आरबीआई ये चाहती है कि वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी से इंडिया में इन्फ्लेशन को 4% पे रखे। यानी जो आइडियल सिचुएशन है वो 4% है। यानी वो चाहते हैं कि 4% का इन्फ्लेशन रहे विद टॉलरेंस लिमिट ऑफ ±2%। यानी अगर इन्फ्लेशन 2% या उसके ऊपर है, 6% या उसके नीचे है, तो ये कंफर्टेबल सिचुएशन है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आरबीआई खुद चाहती है कि इन्फ्लेशन इंडिया में 2% के नीचे ना हो, बिकॉज वो हमारी इकोनॉमी के लिए उतना ठीक नहीं होगा। अब इसी इन्फ्लेशन का जो जस्ट अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है। यानी जो प्राइस है, वो जो प्राइस लेवल है वो अपनी वैल्यू से कम हो जाती है। यानी इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाता है। चेंज इन प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव। डिफ्लेशन किसी भी परिस्थिति में किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब भी डिफ्लेशन होता है तो इकॉनमी में आउटपुट लेवल या प्रोडक्शन गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है। और उस सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं। और ये रिसेशन तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक से उस इकॉनमी में वापस से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना ना शुरू करें, ठीक है। और प्राइसेस तभी बढ़ती हैं या तो डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, और एग्रीगेट डिमांड लोगों की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है, जो कि कहीं ना कहीं मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिसइन्फ्लेशन फिर क्या होता है? ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच की एक सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा होता है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस बढ़ तो रही होती है, लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो कम होता है। यानी the rate of inflation is decreasing. So whenever there is a reduction in the rate of inflation, situation is disinflation. ये मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल। और रिफ्लेशन होता है जब कोई इकोनॉमी रिसेशन से खुद को रिकवर करती है। यानी अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन हो गया है, उसके बाद अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो सिचुएशन रिफ्लेशन कहलाता है, ठीक है। और जब भी रिफ्लेशन होता है उस वक्त प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, डिमांड बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, या आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और फिर इकॉनमी रिसेशन से रिकवर हो जाती है। तो इन चारों टर्म को हम पढ़ेंगे और इनमें सबसे डिज़ायरेबल सिचुएशन होती है, आप ये कह लीजिए कि डिसइन्फ्लेशन। मतलब डिसइन्फ्लेशन की रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग, but it should reduce and sustain to an optimal level. Optimal inflation is required for every economy. So let's understand each term one by one. तो पहला डेफिनेशन हम लिखते हैं कि what is inflation. तो ये पहली चीज़ है जो हम समझेंगे कि what is inflation. ठीक है, मैं इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखता हूँ। इट रेफर्स टू परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। सो वी कैन से दैट इन्फ्लेशन, इट रेफर्स टू persistent increase in प्राइस लेवल। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम
प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज के इंडिविजुअल प्राइसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इकोनॉमी है जहाँ पर अगर कोई इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में अगर जो प्राइस लेवल है वो समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, अगर प्राइस लेवल लगातार समय के साथ बढ़ते जा रहा है तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द प्राइस लेवल। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को समझना है तो हमको ये समझना होगा कि फिर प्राइस लेवल क्या होता है। तो देखिए, प्राइस लेवल इज द एवरेज वैल्यू, और वी कैन से दैट it is the average value of prices of goods and services produced in the economy over a period of time, okay, that can be a financial year or a quarter. तो in the economy over a time period, ठीक है, यूजुअली द टाइम पीरियड इज 1 year, 1 फाइनेंशियल ईयर, पर ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ क्वार्टर, ओके, यानी 3 month। तो कहने का मतलब है इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि देखिए, हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, या किसी भी इकोनॉमी में एक साल के दौरान या किसी भी समय के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की अपनी मार्केट प्राइस होती है, जो उनकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से बनती है। तो वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं, अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो वो प्राइस लेवल होता है। तो किसी भी इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्राइसेस की एवरेज वैल्यू प्राइस लेवल होती है। और जब भी ये जो प्राइस लेवल है, जब ये समय के साथ लगातार बढ़ रहा होता है, तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको इन्फ्लेशन को समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बास्केट है जिसमें कुछ कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, एक बास्केट है जिनमें कुछ कमोडिटीज़ हैं। अगर उस बास्केट को परचेज़ करने में जितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, अगर वो एक्सपेंडिचर समय के साथ बढ़ रहा है, तो हम उस सिचुएशन को भी इन्फ्लेशन कहते हैं। बिकॉज देखिए, अगर बास्केट सेम है, उसमें कमोडिटीज़ सेम है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस बास्केट या उन कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए अगर हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, देन वी कैन से दैट देयर इज ए इन्फ्लेशन। चीज़ों जो उस बास्केट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रही थी वो बढ़ गई, सो देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ इन दैट बास्केट, दैट इज़ वाई मोर एक्सपेंडिचर और हैपनिंग और मोर एक्सपेंडिचर हैज इनकर्ड एंड दैट सिचुएशन इज इन्फ्लेशन। अब अगर इस प्राइस लेवल को और अच्छे से समझना है तो हम इसको इस ग्राफ से इस कर्व से समझ सकते हैं। ओके, लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ। ओके, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को और अच्छे से समझेंगे, सो लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, मान लीजिए कोई इकॉनमी है, ठीक है, कोई इकॉनमी है, किसी कंट्री की इकॉनमी है, ठीक है, लेट्स सपोज हम इस बात कर रहे हैं किसी कंट्री ए के रिस्पेक्ट में, यानी कोई कंट्री ए है, वहाँ पे एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं,
उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की उस देश में जो एग्रीगेट डिमांड है, ओके, वो ये है। सो दिस एडी रिप्रेजेंट्स द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दैट कंट्री। तो अगर कंज्यूमर हैं और उनका ये टोटल डिमांड है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर एग्रीगेट सप्लाई भी होगा। तो वहाँ पर उन गुड्स एंड सर्विसेज की मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई है, तो कोई कंट्री ये है, वहाँ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के दरमियान, अगर उनका टोटल डिमांड एडी है और उन गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल सप्लाई जो है वो एग्रीगेट सप्लाई ये है और ये एग्रीगेट डिमांड है, ये जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे हम प्राइस लेवल कहते हैं, या यही वो एवरेज प्राइस है। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट P इज़ नोन एज प्राइस लेवल। ये जो है इसी को हम बोलते हैं प्राइस लेवल। सो दिस P इज़ द प्राइस लेवल। और यहाँ एक्स एक्सिस पे देखिए, ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इन दैट कंट्री। वो उस देश का टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में या जिस भी हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर हम एक साल की बात करें तो वो टोटल एक्सपेंडिचर उनके नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। एन स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्सपेंडिचर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और मैंने आपको ये बताया था कि हम किसी भी इकॉनमी की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखिए, ये एवरेज प्राइस है और ये जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे जो मेजर है ये क्या है, इट इज़ द टोटल डिमांड। तो व्हेन एवर हम वो सारे कमोडिटीज़ का जो टोटल डिमांड है अगर हम एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, यही होगा। या फिर अगर आप प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इनकम होगी वो ये होगी। यानी कि ये P जो है ये प्राइस लेवल हो गया और एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू है नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम। तो दिस इज़ द प्राइस लेवल। अब आप ये समझिए कि जब भी ये तो तब बात होती है जब हम किसी इकॉनमी के टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड और टोटल सप्लाई का जब हम इंटरसेक्शन समझते हैं तो प्राइस लेवल और नेशनल एक्सपेंडिचर बनता है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की बात करते हैं तो उनकी जो मार्केट डिमांड सप्लाई है उससे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड वर्सेस उसकी मार्केट प्राइस बनती है। पर अगर आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर लें, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी, देन इट गिव्स यू प्राइस लेवल एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। अब आप बात समझिए कि इन्फ्लेशन मेनली दो तरह का होता है। एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अब हम एक सिचुएशन समझते हैं कि जो भी मान लीजिए ये जो कंट्री ए है यहाँ पे सप्लाई तो इतनी ही है, यानी अगर इस इकॉनमी में सप्लाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है, सप्लाई अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से, ठीक है, अगर सप्लाई यही रहती है, लेकिन अगर वहाँ की सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा दे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए वहाँ उस कंट्री में डिमांड बढ़ता है तो डिमांड बढ़ने का मतलब है कि डिमांड अगर बढ़ता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो लेट सपोज कि उस कंट्री में डिमांड ये हो जाता है, दिस इज़ AD1। अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो देखिए वहाँ पर जो नई प्राइस बनेगी, सॉरी, ठीक है। तो ये जो प्राइस P1 है, दिस वी कैन से दैट दिस P1 इज मोर देन P। तो अब ये जो नया प्राइस लेवल बना है, आप देख सकते हैं कि अगर
इकॉनमी में सप्लाई नहीं बढ़ती है लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने से अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड सर्विसेज बढ़ती हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा, वो P से P1 पे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी अगर किसी भी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड है तो उस एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है। अगर सप्लाई नहीं बढ़ रही है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेन है और एक्सेस ऑफ डिमांड परसिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इसी को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो नया प्राइस लेवल बनेगा P1। अब एक दूसरी सिचुएशन आप समझिए, जहाँ पर डिमांड वही है पर सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। जो डिमांड है ये डिमांड तो उतना ही है लेकिन सप्लाई घट जाए। अब किसी भी इकॉनमी में सप्लाई क्यों घटती है? अगर मान लीजिए किसी इकॉनमी में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो भी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते, लाइक क्रूड ऑयल, या फिर जो भी हम मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं या जो कोई देश अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करता है, अगर उस रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन पे या उसके रिफाइनिंग या उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल को एक्वायर करने का कॉस्ट अगर वो बढ़ जाए या कुछ वो इंपोर्ट कर रहा है तो उनकी कीमतें बढ़ जाएं, तो जब भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता है, ठीक है, तो फिर एग्रीगेट सप्लाई घटता है, ठीक है, सप्लाई गिरती है। या फिर मान लीजिए किसी देश में गवर्नमेंट सब्सिडी रिड्यूस कर दे या सब्सिडी हटा दे, अगर वो किसी कमोडिटी पे सब्सिडी रखी तो वो हटा दे, या फिर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दे, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सप्लाई को रिड्यूस करने में। तो मान लीजिए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ सब्सिडी या बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मान लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया, और एग्रीगेट सप्लाई कम होगा मतलब वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो लेट सपोज कि एग्रीगेट सप्लाई ये हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई AS1। अब देखिए यहाँ पे एक नई प्राइस बनती है, ये रहा हमारा डिमांड कर्व, दैट इज AD, ये AD है, और ये नया सप्लाई कर्व, यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस इज़ नोन एज P2। अब ये एक नया प्राइस लेवल है, तो अगर मैं पॉइंट P2 की बात करूँ तो दिस P2 इज़ ग्रेटर देन P एंड P1, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए इस एग्जांपल में मैंने बना दिया कि P2 P1 से भी ज़्यादा है, पर ऐसा हो सकता है कि ये सप्लाई घटी है। अगर मान लीजिए लेट सपोज कि वो ये होती, अगर ये AS2 होता तो ये डिमांड कर्व को कहाँ पे कट कर रही है, ये कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये P3। इस केस में जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या जो प्राइस लेवल P3 है वो P1 से कम है। यानी कहने का मतलब है कि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी इकॉनमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल डिमांड टोटल सप्लाई लेते हैं, उनके इंटरसेक्शन से प्राइस लेवल बनता है। वो प्राइस लेवल क्या है? एवरेज वैल्यू है ऑल द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दैट इकॉनमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हियर वी आर टेकिंग द टाइम एज 1 ईयर। एक्स एक्सिस पे वहाँ का नेशनल एक्सपेंडिचर होगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू इट्स नेशनल इनकम। और फिर अगर सप्लाई नहीं बढ़ता है लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने से अगर ओवरऑल डिमांड बढ़ती है तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं या सब्सिडीज़ हटा दी जाती हैं तो उसकी वजह से अगर सप्लाई फॉल होता है तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अब डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर आपने समझ लिया कि जब भी प्राइस लेवल, देखिए जो भी प्राइस लेवल है, जब भी प्राइस लेवल बढ़ता है, चाहे वो डिमांड की वजह से बढ़े चाहे वो रिडक्शन इन सप्लाई, तो सप्लाई कम होने से या डिमांड बढ़ने से जब भी एवरेज प्राइसेस या प्राइस लेवल बढ़ते हैं तो इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। यानी एक इकॉनमी में जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका जो टोटल डिमांड टोटल सप्लाई है, अगर डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, और अगर डिमांड वही है लेकिन सप्लाई गिर जाएगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है और यहाँ जो सिचुएशन है
वो ये है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, लेट सपोज दिस इज़ AD, और ये हमारा सॉरी ओके ये हमारा क्या है, ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड, और हमारी इकॉनमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ये है, और हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल या लो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, पर स्टिल बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट एग्रीगेट डिमांड इज स्टिल वेरी हाई। तो अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके थोड़ा मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके सो वेलकम बैक। तो मैं इस तरह से आपको समझा रहा था कि प्राइस लेवल वर्सेस नेशनल एक्सपेंडिचर, और हमने बताया कि जब भी डिमांड बढ़ता है, सप्लाई नहीं बढ़ती है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर डिमांड वही है पर अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाए तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, बिकॉज सप्लाई गिरा ही था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने से, या फिर आप ये कह लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तो हो गई बातें। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देन वाई इन्फ्लेशन इज़ डिजायरेबल, और हमने ये भी देखा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और यहाँ हम सबसे अहम क्वेश्चन एड्रेस करने वाले हैं कि वाई इन्फ्लेशन इज डिज़ायरेबल इन इंडिया। ठीक है, हमारे लिए इन्फ्लेशन अच्छा क्यों है। ठीक है, क्योंकि RBI भी चाहती है कि इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच रहे। तो इन्फ्लेशन 2% के नीचे अच्छा नहीं है और इन्फ्लेशन 6% के ऊपर भी अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो मनी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू होती है, और अगर मनी ज़्यादा डिवैल्यू होती है तो उस हाई इन्फ्लेशन का जो भी लो इनकम या पुअर पीपल हैं उनके ऊपर बहुत रिग्रेसिव इम्पैक्ट होता है, उसको हम समझेंगे। पर अब हम यहाँ ये समझते हैं कि वाई इन्फ्लेशन इज़ गुड। सो द क्वेश्चन इज़ वाई डज inflation good for any economy? But the thing is that inflation should be in a optimal level. Okay, हर इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन एक ऑप्टिमल या डिज़ायर्ड लेवल पे होना चाहिए। ओके, वो लेवल डिज़ायरेबल होता है। तो देखिए क्यों होता है। देखिए, अगर किसी देश में इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो भी प्राइस लेवल है, ठीक है, जो भी एवरेज प्राइस है, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो जो एवरेज प्राइस है या प्राइस लेवल है ये ऑब्वियसली समय के साथ बढ़ रहा है। अगर जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं या प्राइसेस ज़्यादा होती हैं या प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर या फर्म है उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा होता है, या उनका प्रॉफिट मार्जिन समय के साथ वो भी बढ़ रहा होता है, या प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बना रहता है। तो जब भी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है। बिकॉज अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो फिर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा GDP एट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, नॉमिनल GDP ये बढ़ रहा होगा, और GDP अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, और अगर किसी देश में इन्फ्लेशन है, यानी अगर वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, जो एवरेज प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसका मतलब है, और प्राइसेस ज़्यादा तभी होती हैं जब लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, और लोगों की परचेजिंग पावर जो है, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। देखिए, अगर किसी देश में प्राइसेस ज़्यादा हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है,
जो परचेजिंग पावर है ये रिफ्लेक्ट होती है उस इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड। अगर कहीं परचेजिंग पावर ज़्यादा है यानी उसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। और ये परचेजिंग पावर डिपेंड किस पे करती है, वो करती है लोगों के पास कितना पैसा है। और लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है। यानी अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, और जब भी डिमांड बढ़ता है, प्राइसेस, प्रोडक्शन, तो ये सब होता है। लेकिन आप ये समझिए कि ओके, डिमांड बढ़ने से प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये भी होता है, और ये डिमांड मनी सप्लाई से बढ़े। तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो उस इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट या इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो फिर नई नई फैक्ट्री, फॉर्म्स, इक्विपमेंट लग रहे हैं, कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं सॉरी। तो उस इकॉनमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अगेन जो उसकी जीडीपी एमपी है ये बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ रही है इसका मतलब है कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। तो देखिए, इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पर जो एवरेज प्राइस है या जो प्राइस लेवल है किसी इकॉनमी में, वो परसिस्टेंटली बढ़ रहा होता है। और जब तक प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, बिकॉज प्रोड्यूसर या फर्म्स की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही होती है। प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो जीडीपी बढ़ती, ग्रोथ बढ़ता है। और अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं इसका मतलब है कि उस देश में परचेजिंग पावर या एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ मनी सप्लाई ज़्यादा है। और इस मनी सप्लाई ज़्यादा होने का इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होता है, मतलब डायरेक्टली इफेक्ट करता है, पर मैं यहाँ से इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा हूँ। तो जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। सो एनी हाउ, जब तक ये जो है ये एलिमेंट, जब तक ये जो प्राइस लेवल है या जो भी उस इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, प्रोड्यूसर्स विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। और इन प्राइस, अगर ये प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये भी उस इकॉनमी में इंश्योर होता है कि जो मनी सप्लाई है वो ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा है। अगर मनी सप्लाई ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा है तभी प्राइसेस बढ़ती हैं, और अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, प्रोडक्शन, जीडीपी। तो ये सारी बातें तो इन्फ्लेशन की हो गई, यानी किसी इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स अच्छे हैं, पर तभी तक अच्छे हैं जब तक इन्फ्लेशन एक लिमिट में हो। ठीक है, ओके, मैं वीडियो को पॉज करूँगा बिकॉज ये घास काटने की मशीन नीचे चल रही है तो उससे काफ़ी नॉइज़ होगा, तो वी विल कंटिन्यू लेटर। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने ये देख लिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इट इज़ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है, ये एवरेज वैल्यू होती है ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमने इस ग्राफ से ये समझने का प्रयास किया कि हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को प्लॉट किया, ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई किसी इकॉनमी की टोटल डिमांड और सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका इंटरसेक्शन वो एवरेज प्राइस होता है या प्राइस लेवल होता है, और एक्स एक्सिस पे ये नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। फिर हमने देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, और हमने फिर ये क्वेश्चन को एड्रेस किया कि वाई इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर एनी इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन इज़ गुड बिकॉज जब भी इन्फ्लेशन होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा प्राइसेस पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और ज़्यादा प्राइसेस होने का मतलब है कि इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस, या फिर मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं या प्राइस लेवल ज़्यादा है इकॉनमी में, ये अपने आप में बहुत एविडेंट, बहुत साफ इंडिकेटर होता है कि उस इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड या मनी सप्लाई ज़्यादा है। और अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगी और जीडीपी होगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये तो बेनिफिट हो गया। अब हम एक टर्म समझते हैं डिफ्लेशन। ओके, ये अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि डिफ्लेशन क्या होता है और ये
इकॉनमी के लिए अच्छा क्यों नहीं होता है। सो अगला जो हम टर्म देखने वाले हैं वो है डिफ्लेशन। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी डिफ्लेशन। तो एज यूजुअल डेफिनेशन इसका भी बहुत आसान है। इट रेफर्स टू परसिस्टेंट फॉल इन द प्राइस लेवल। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी जस्ट अपोजिट होगी। इट रेफर्स टू persistent fall in the प्राइस लेवल। अब आप समझ गए कि प्राइस लेवल का क्या मतलब है। तो किसी भी इकॉनमी में जो प्राइस लेवल है, अगर वो समय के साथ गिर रहा है, वो लगातार गिरते जा रहा है, यानी कि देखिए अगर किसी इकॉनमी में एवरेज प्राइस लेवल या प्राइस लेवल अगर 100 रुपये था, अगर वो 95 हो गया, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, अगर आप चेंज इन प्राइस देखेंगे समय के साथ तो वो नेगेटिव है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए जिस हम कंट्री ए की बात कर रहे थे, सेम उस कंट्री ए की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई कंट्री है, लेट्स सपोज कंट्री ए। कंट्री ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि उस कंट्री में 2022 में, अगर बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर प्राइस लेवल 100 रुपये था और उस कंट्री में 2023 में प्राइस लेवल क्या हो गया, 95 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझें कि जब समय बढ़ा 2022 से हम 2023 में आए तो चेंज इन प्राइस कितना है। तो चेंज इन प्राइस है 95 रुपीज़ माइनस ₹100। तो ये क्या आएगी, -5 रुपये। तो आप देख सकते हैं जो चेंज इन प्राइस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नेगेटिव है। चेंज इन प्राइस नेगेटिव है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नेगेटिव इन्फ्लेशन है। दिस इज़ नेगेटिव इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है, अगर चेंज इन प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर चीज़ों के दाम समय के साथ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव इन्फ्लेशन है। अगर चीज़ों के दाम समय के साथ घट रहे हैं तो उसे हम नेगेटिव इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर चीज़ों के दाम समय के साथ घट रहे हैं तो इसी नेगेटिव इन्फ्लेशन को ही हम डिफ्लेशन कहते हैं। ओके, दिस नेगेटिव इन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट डिफ्लेशन। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि डिफ्लेशन किसी इकॉनमी के लिए अच्छा क्यों नहीं होता है। अगर किसी इकॉनमी में प्राइस लेवल या गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस गिर रहे हैं तो वो उस इकॉनमी के लिए किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ओके, लेट्स सपोज यहाँ हम देखते हैं, मान लीजिए ये कंट्री ए है, उसकी इकॉनमी में अगर जो प्राइस लेवल है वो गिर रहा है, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो प्राइस है वो फॉल कर रही है। अगर चीज़ों की प्राइस फॉल करेगी तभी तो उनका एवरेज प्राइस फॉल करेगा। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस फॉल कर रही हैं तो जब भी प्राइसेस फॉल करती हैं तो देखिए होता क्या है कि जो फर्म या प्रोड्यूसर है उसकी प्रॉफिट मार्जिन घट जाती है। ठीक है, और अगर उसकी प्रॉफिट मार्जिन घट गई तो उसके लिए अपना वो जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो कंपनीज प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, कंपनीज अगर प्रॉफिट कंपनी को बहुत कम हो रहा है, और देखिए अगर कंपनी लॉन्ग रन में अगर बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट पे या बहुत ही नॉर्मल प्रॉफिट पे काम कर रही थी, उसके नीचे प्राइसेस, तो कंपनी के लिए लिटरली या तो लॉस हो जाता है, प्रॉफिट सिचुएशन बचती ही नहीं, तो वो प्रोडक्शन डिक्लाइन कर देंगे। जब भी प्रोडक्शन गिरता है इसका मतलब है कि वो प्रोडक्शन क्यों गिरता है, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को रिड्यूस करते हैं, यानी रॉ मटेरियल कम परचेज करते हैं। और साथ ही साथ जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ करना शुरू करते हैं। तो ओवरऑल जब रॉ मटेरियल का जो भी परचेज़ है वो कम होगा, एम्प्लॉयज़ कंपनीज कम करेंगी, तो ओवरऑल प्रोडक्शन फॉल करता है। तो प्राइसेस गिरने से प्रोडक्शन फॉल करता है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, कंपनीज लोगों को निकालना शुरू कर देती है टू रिड्यूस द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, ये होता है जब भी चीज़ों की प्राइसेस गिरती हैं। आगे देखिए,
और इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी देश में जो भी प्रोडक्शन पिछले साल हुआ था उससे अगर कम प्रोडक्शन इस साल हुआ है, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन होती है। और अगर किसी इकॉनमी में 2 क्वार्टर तक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव रहा है तो हम इस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। ठीक है, वी कॉल दिस सिचुएशन एज रिसेशन। यानी आप समझिए अगर किसी इकॉनमी में प्राइसेस लगातार गिर रही हैं तो प्रोडक्शन गिरता है, उससे तो प्रोडक्शन गिरता है, हम कहते हैं आउटपुट लेवल गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और फिर वो सिचुएशन रिसेशन की होती है। और जब भी सिचुएशन रिसेशन की होती है तो देखिए ये यही नहीं रुकता है, ये और प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। तो लेट्स सी कि और क्या प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए प्रोडक्शन फॉल कर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों की चूँकि इनकम कम हो जाती है, लोग अपनी सेविंग पे, तो लोग कम पैसा यूज करते हैं। तो जब भी इकॉनमी रिसेशन में होती है तो इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है ये और गिर जाता है। जब एग्रीगेट डिमांड गिरता है तो प्राइसेस और गिरती हैं, प्राइसेस और गिरती हैं तो प्रोडक्शन और गिरता है। ठीक है, प्रोडक्शन और गिरता है और प्रोडक्शन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा हो जाता है, ये और बढ़ जाता है। तो हुआ क्या कि जब भी इकॉनमी में रिसेशन होगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, लोग ज़्यादातर लोग अपनी सेविंग्स पे उसको बहुत वाइजली यूज करते हैं, वो डिमांड अपना बहुत, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत रिड्यूस करेंगे, फर्दर प्राइसेस गिरेंगी, प्रोडक्शन गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ये सिचुएशन वर्सन होती चली जाएगी जब तक से हम इसके कॉज को नहीं रोकेंगे। कॉज क्या था? इस पूरे रिसेशन का जो कारण था वो ये था, प्राइसेस का गिर जाना। तो अब देखिए अगर हमें इकॉनमी को रिसेशन से बाहर लाना है तो जो उसका कारण था जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, रिसेशन में गई, फर्दर डिमांड गिरा, प्रोडक्शन गिरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये सब कुछ हो रहा था इस प्राइस के गिरने से। तो अगर हमें इस प्राइस को बढ़ाना है, ठीक है, तो ये प्राइस कैसे बढ़ेगी? अगर हमें इकॉनमी में डिमांड बढ़ाना होगा। अगर हम इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें तो इससे क्या होगा कि जो भी प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। और अगर हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। तो अगर हम इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ा दें तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये रिसेशन धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। रिसेशन यानी कि फिर प्राइसेस बढ़ने से वापस से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय कंपनीज चाहेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इस तरह से इकॉनमी पटरी पे आ जाएगी। और मनी सप्लाई अगर बढ़ाना है तो जो भी सेंट्रल बैंक है उसको वहाँ के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्फ्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना होगा। अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो इकॉनमी में लोअर इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा लोन देंगे, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस, तो ये सिचुएशन रिवर्स होगी। तो जब भी सिचुएशन रिसेशन की होती है और रिसेशन को काउंटर करने के लिए हम मनी सप्लाई बढ़ाकर डिमांड बढ़ा के प्राइसेस बढ़ाते हैं, और प्राइसेस बढ़ने से देखिए मैंने बता दिया है कि प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इस मनी सप्लाई की वजह से इन्वेस्टमेंट भी होता है, फर्दर प्रोडक्शन बूस्ट होता है। तो ये जब भी हम रिसेशन से किसी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रिफ्लेशन। यहाँ पर ये जो सिचुएशन हुई है ना, दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में देखिए ये जो हमने रिसेशन से वापस से प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेशन। ओके, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब है कि अगर किसी इकॉनमी में प्राइसेस गिरी थी, ठीक है, निगेटिव इन्फ्लेशन की वजह से इकॉनमी रिसेशन में गई थी, अगर हमें उस निगेटिव इन्फ्लेशन को वापस से पॉजिटिव करना है, मान लीजिए कि जो प्राइसेस, मान लीजिए इस कोई कंट्री जो ए है वहाँ जो प्राइस लेवल था मान लीजिए वो 100 रुपये था, फिर वो गिर के कितना हो गया 95, फर्दर वो गिर के 80 रुपये हो गया। तो देखिए समय के साथ प्राइसेस यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन अगर हमने मनी सप्लाई बढ़ा के डिमांड प्राइसेस, अगर ये सिचुएशन होता है कि अगले ही क्वार्टर में अगर ये प्राइस लेवल हो जाता है 85, तो अब देखिए कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन होना शुरू हो गया, फिर ये 90, 95, 100, 105,
तो जब भी इकोनॉमी नेगेटिव इन्फ्लेशन से पॉजिटिव इन्फ्लेशन की तरफ जाती है तो उसी सिचुएशन को हम रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और टर्म समझा, वो है रिफ्लेशन। अब हम इस रिफ्लेशन की डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिफ्लेशन क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्राइस लेवल along with increase in output employment। ओके, हम कह सकते हैं कि it refers to increase in price level। okay, it refers to increase in price level accompanied by increase in production and employment, and this happens when any economy recovers from रिसेशन। तो अगर कोई इकॉनमी रिसेशन से जब भी बाहर आती है, जब नेगेटिव इन्फ्लेशन उसका वापस से पॉजिटिव होता है, यानी जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो आउटपुट लेवल बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और इसी सिचुएशन को रिफ्लेशन कहते हैं। तो रिफ्लेशन इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल व्हेन एनी इकॉनमी रिकवर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपने ये समझा कि जो हमारा ये हमने अभी पढ़ा था डिफ्लेशन जो नेगेटिव इन्फ्लेशन है, इट इज़ वेरी बैड फॉर इकोनॉमी, और इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए रिफ्लेशन चाहिए। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने इन्फ्लेशन देख लिया, और हमने क्या देखा? डिफ्लेशन। और अगर डिफ्लेशन की वजह से जो इकोनॉमी रिसेशन में गई थी उसके रिकवरी के दौरान रिफ्लेशन होता है। अब हम एक और टर्म यहाँ समझ लेते हैं, वो है डिसइन्फ्लेशन। तो हमने तीन चीज़ें समझी। चौथा चीज़ है डिसइन्फ्लेशन। तो इसको भी बहुत क्विकली देखते हैं। देखिए, डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू reduction in the rate of inflation। ठीक है, अगर किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कम हो रही है तो वो डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। देखिए, डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन अभी भी है, अभी भी इकॉनमी में जो भी एवरेज प्राइस या जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा है, पर उसके बढ़ने की जो रेट है वो समय के साथ कम हो रही है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो हम इंडिया का ही केस लेते हैं। लेट्स टेक द प्रैक्टिकल केस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको डेटा देने वाला हूँ CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये एक इंडेक्स नंबर है जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो मैं CPI कंबाइंड डेटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इंडिया में 2013 में इन्फ्लेशन जो था इट वाज अराउंड 11%। ठीक है, 2014 में इन्फ्लेशन वाज अराउंड 9%। ठीक है, इट वाज समवेयर 10 to 11%। और देखिए 2015 में ये इन्फ्लेशन इट वाज समवेयर बिटवीन 7 to 8%। सो लेट्स सपोज 8%। इन 2016 इट वाज लाइक 7% और 6%, लेट्स सपोज 6%। ठीक है, तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 2013 से 2016 की तरफ समय तो बढ़ रहा है, पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये कम हो रहा है। इट वाज 10 to 11% इन 2013, देन 9% in 14, then 8%, then 6 to 7% in 2016। यानी जैसे समय बढ़ रहा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। और अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो अगर किसी इकॉनमी में रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिर रहा है तो हम इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ओके, तो ये तो डिसइन्फ्लेशन के बारे में बात हो गई।
अब सवाल ये आता है कि वाई इन्फ्लेशन इज़ बैड। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर वी नीड टू एड्रेस इज़ वाई इन्फ्लेशन इज़ बैड। ठीक है, तो देखिए किसी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बैड तभी होता है जब इन्फ्लेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन 7-8% से ज़्यादा है तो उस इकॉनमी में मनी ज़्यादा डिवैल्यू होती है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है मनी डिवैल्यू होती है। अगर इन्फ्लेशन 10%, 9 to 10% से ज़्यादा, इसका मतलब है कि मनी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गया। मनी हैज़ डिवैल्यूड बाई 10%। और जब भी मनी डिवैल्यू होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको सेम बास्केट ऑफ कमोडिटी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसका बहुत रिग्रेसिव इम्पैक्ट होता है पुअर पीपल पे, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू रिच पीपल। अब आप सोचेंगे क्यों? देखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो वो 30,000 रुपये अगर खर्च करता है या 40,000 रुपये, तो उसके पास अभी भी 60,000 रुपये बचे हैं। और देखिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो कमाता ही 12,000 रुपये है, अगर उसके फैमिली के जो भी रेंट हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, जो भी उसके क्लोथिंग, फुटवेयर, जो भी फूड और जो अदर नीड्स हैं, इनको फुलफ़िल करने के बाद अगर उसके पास हार्डली 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये बचता है, तो उसके लिए फिर हर एक यूनिट ऑफ मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर अब उसे हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ मनी, जो पैसा उसका बचा है ना सेविंग, या तो वो बहुत मिनिमल होता है, कई बार तो वो भी नहीं बचता है, लेकिन अगर इन केस कोई मिनिमल सेविंग है तो उसका हर एक रुपये खर्च करना उसके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रखता है। मतलब वो हर एक रुपये को बहुत सोच समझ के खर्च करता है। ठीक है, बिकॉज हर एक यूनिट ऑफ मनी की वैल्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो ये जो भी पुअर पीपल हैं या जो इकॉनमी में वेरी लो इनकम पीपल हैं, इनकी लाइफ को मिजरेबल कर देती है। ठीक है, तो अगर लोगों की लाइफ मिजरेबल हो गई है तो हम कह सकते हैं कि उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिर गई या पुअर हो गई। गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू मेंटेन और इंक्रीज द सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन्फ्लेशन को एक ऑप्टिमल लेवल पर रखना होता है ताकि उस इन्फ्लेशन के हम बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सके, पर वो इतना ज़्यादा ना हो कि उसका इकॉनमी पे या सोसाइटी पे रिग्रेसिव इम्पैक्ट पड़ने लगे। और देखिए, अगर किसी देश को डिफ्लेशन से बाहर आना है तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन से जो रिसेशन आई है, इसको ठीक करने का आपको रिफ्लेशन करना होगा। उसके लिए आप मनी सप्लाई बढ़ाइए, डिमांड बढ़ेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट अगर अपनी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट लोगों को फ्री में या बहुत लो कॉस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जो डिमांड है, अगर गवर्नमेंट ने लोगों की डिमांड फुलफ़िल कर दी अपने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, तो वो जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रही है वो तो इकॉनमी के लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। तो जो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस जब भी बढ़ जाएंगे तो वापस से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जब भी गवर्नमेंट अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो वो इकोनॉमी के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करती है उन लोगों को जो पुअर या लो इनकम पीपल हैं। और ये जब भी गवर्नमेंट सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो ये अपने आप में ही इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है। यानी चाहे आप मनी सप्लाई बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, या फिर आप मनी सप्लाई बढ़ाने के अलावा अगर गवर्नमेंट अपना सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है तो उसका भी इकॉनमी पे जो इम्पैक्ट आता है वो यही आता है कि प्राइसेस विल इंक्रीज। इट इज़ इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ठीक है, बट गवर्नमेंट सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। तो अगर किसी इकॉनमी को रिसेशन से जल्दी बाहर लाना है तो उसका उपाय सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के पास है, यानी कि सेंट्रल बैंकों को लोअर इंटरेस्ट पे लोन देना होगा, मनी सप्लाई को इमीडिएटली बढ़ानी होगी। उससे एग्रीगेट डिमांड इमीडिएटली बहुत कम समय में बढ़ जाता है। बाकी जो भी मेजर्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट से भी जो प्रोडक्शन बढ़ेगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर से भी जो इम्पैक्ट दिखेगी
वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे दिखेगी, ठीक है। मतलब इट इज़ प्रैक्टिकल, बट द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म इज़ टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है। और इसके बाद जो अदर प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो यही है कि टू इंक्रीज द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, प्राइस लेवल क्या होता है, हमने देखा डिफ्लेशन या निगेटिव इन्फ्लेशन क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम आती है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, और जब भी इकॉनमी रिकवर करती है फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लेशन तो वो जब प्राइसेस बढ़ती हैं उसको रिफ्लेशन कहते हैं। और डिसइन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। और बाकी इसके बाद अगले लेक्चर से हम जो भी है इन्फ्लेशन इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे, यानी कि जो भी इन्फ्लेशन के कॉजेज़ थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इनके हम सारे एस्पेक्ट को समझेंगे, इनके सभी कॉजेज़ को समझेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कितने कारणों से होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कितने कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर देखिए इन्फ्लेशन गुड्स के प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस होर्डिंग और स्पेकुलेशन की वजह से भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को हम देखेंगे, पर ये अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो आई होप कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, इनको लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।